साथियों नमस्कार। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोन डिफॉल्ट के सेशन में आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि जब किसी तथ्य का पूरा ज्ञान दिया जाता है या लंबी चर्चा की जाती है और यदि वह आपसे रिलेटेड टॉपिक है तो आप उसे पूरा सुनेंगे। साथियों, आर्बिट्रेशन क्या होता है, क्या उसके परिणाम होते हैं, आपको क्या क्या भुगतना पड़ता है, आर्बिट्रेशन से डरने की जरूरत है नहीं है, तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जन सामान्य की भाषा में, शुद्ध सरल और सहज भाषा में आज जब मैं चर्चा करूंगा तो किन्हीं धाराओं पर जिक्र नहीं करूंगा। धाराओं के लिए तो किताबें पढ़ी, आप खुद देख लोगे। मैं आर्बिट्रेशन को एक सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, बैंक से, वो आपके खिलाफ सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, सिविल रिकवरी सूट, इसके अलावा आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करती है। साथियों, आपने जनरल सी एक बात देखी होगी कि मैक्सिमम कंपनियां, एनबीएफसी कंपनियां आर्बिट्रेशन का विकल्प चुनती है। आर्बिट्रेशन कंपनियों द्वारा क्यों चुना जाता है, उससे उनको क्या फायदा है और जो लोन डिफॉल्टर साथी है उन पर उनका क्या परिणाम होता है। तो साथियों, सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो मेरा वीडियो है यह मेरे अनुभव और मेरे ज्ञान पर आधारित है। यदि इसके शब्द लेश मात्र से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप किसी अन्य लीगल एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कहना होता है कि हमारा जो वीडियो है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें एक भी गलत शब्द नहीं आए। साथियों, की विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों के चलते आप लोन रीपे नहीं कर पाए, कंपनी आपके खिलाफ चाहे सिविल केस फाइल करे, क्रिमिनल केस फाइल करे और वह केस लंबे चलते हैं कोर्ट में। एनबीएफसी कंपनी को, बैंकों को उससे राहत नहीं मिल पाती है। इस कारण आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर बने इस कानून के आधार पर कंपनियां लोन डिफॉल्टर के खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। अब साथियों, यहां पर एक बात बहुत ही स्पष्ट कह दूं मैं कि आर्बिट्रेशन क्या है। तो सबसे पहले आर्बिट्रेटर को हम हमारे सामाजिक रूप से या पंचों की भाषा में समझे तो जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी बात पर विवाद हो और समाज के लोग पंच बनकर उस चीज को निपटाए, तो पुराने रीति रिवाज के आधार पर बना यह कानून यानी कि पंचों की तरह ही नियुक्त होता है पंच, और वो पंच होता है आर्बिट्रेटर। मध्यस्थता, अगर आप आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट को यदि आप हिंदी में जानना चाहें तो यह है मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम। मध्यस्थता कब होती है? जब दो पार्टियों के बीच में विवाद है और दोनों ही पार्टियों को बैठाकर उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए, यह होता है मध्यस्थता। सुलह, दोनों को मिला के एक रास्ता निकाला जाए, वो होती है सुलह। लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट जिन प्रावधानों के लिए
और जिन मूल उद्देश्यों के लिए बना, उन मूल उद्देश्यों को ही दरकिनार किया जा रहा है एनबीएफसी कंपनियों द्वारा इलीगल आर्बिट्रेशन एक्ट करके। साथियों, आर्बिट्रेशन यानी कि कंपनी और डिफॉल्टर यानी कि दोनों ही पक्ष मिलकर किसी एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं और वो आर्बिट्रेटर जो फैसला देगा वह सर्वमान्य होगा और दोनों को मान्य होगा, यह माना जाता है। अब यहां पर हो क्या रहा है? यहां यह हो रहा है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के लिए कंपनियां साइन करवा के रखती है कि आर्बिट्रेटर हम नियुक्त करेंगे, आर्बिट्रेटर का वेन्यू हम डिसाइड करेंगे, आर्बिट्रेशन की लैंग्वेज हम डिसाइड करेंगे और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं, जबकि ऐसे कानूनी एग्रीमेंट की वैधता शून्य होती है कानून में। यानी कि जो एग्रीमेंट ये एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें अगर इस प्रकार की शर्तें अधिरोपित करते हैं तो वह कानूनी रूप से बिल्कुल भी मान्य नहीं होती है। खैर, हम आज आर्बिट्रेशन पर पूरी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानना है, क्या आर्बिट्रेटर नाम का भारत में कोई जज होता है? तो यहां पर आपने कई यूट्यूब चैनल पे ये सुना कि सोल आर्बिट्रेटर नाम का भारत में कोई जज नहीं होता है। मैं भी इस बात को कहता हूं, लेकिन मैं साथ में ये चीज जोड़ता हूं कि आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं होता है, लेकिन वह जो कार्रवाई कर रहा है वह न्यायालय की कार्रवाई के अनुरूप करते हुए यदि वह कोई पंचायत या कोई अवार्ड पास करता है तो उसका एग्जीक्यूशन सिविल कोर्ट में होता है। जिस तरह की पीएलए कोर्ट से कोई ऑर्डर हुआ, सिविल कोर्ट ने कोई डिक्री जारी की, उनका भी एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है। इसी तरह से ही आर्बिट्रेशन के अवार्ड का एग्जीक्यूशन कराया जाता है कोर्ट में। तो यहां पर आपको एक बात माननी है कि सोल आर्बिट्रेटर भले ही जज नहीं है, लेकिन वो जज से कम भी नहीं है। जब भी आपको आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आता है तो आपको उसका जवाब देना जरूरी होता है, ये मान के चलिए। यहां पर एक बात और कहूंगा, धारा 62 का नोटिस आता है, मध्यस्थता के लिए आपको बुलाया जाता है, वहां आप जवाब दो नहीं दो, जाओ नहीं जाओ, ये आपकी व्यक्तिगत बात है। लेकिन बाकी जब नोटिस आते हैं तो आपको अपना जवाब देना होता है, अपनी आपत्ति देनी होती है। साथियों, आर्बिट्रेटर दोनों पक्ष मिलकर चूज करते हैं, लेकिन होता क्या है? होता यह है कि कंपनी कभी भी अपनी पसंद के आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को अप्रोच करती है या फिर अपनी लीगल फर्म के माध्यम से लोन डिफॉल्टर को नोटिस भेजती है। नोटिस भेजती है और अगर लोन डिफॉल्टर उस पर ऑब्जेक्शन करे या नहीं करे, हर कंपनी अपनी तरफ से एक तरफा आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देती है। तो यहां पर एक बात आपको यह सुनना है कि किस किस लोन के अंदर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है। तो साथियों, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई सिक्योर्ड लोन में भी होती है और अनसिक्योर्ड लोन में भी होती है। सिक्योर्ड लोन में प्रॉपर्टी मॉर्गेज वाले मैटर में जिन कंपनियों के पास सरफेसी एक्ट का पावर नहीं है या उस क्राइटेरिया से बाहर है, या फिर प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि सरफेसी के अंदर कवर्ड नहीं होगी, या फिर सिक्योर्ड लोन में वाहन लोन है, किसी दूसरे प्रकार का सिक्योर्ड लोन है, तो वहां पर भी आर्बिट्रेशन होता है। और अनसिक्योर्ड तो सभी लोन, चाहे वो बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, सीसी लोन हो, ओडी लोन हो, जितने भी प्रकार के लोन हो, उन सब में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो सकती है। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कब होता है? कई लोग ये कहते हैं कि सर लोन एनपीए हो जाता है तभी आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है। नहीं, कुछ एनबीएफसी कंपनियां तो ऐसी है
कि एक ईएमआई या दूसरी ईएमआई बाउंस होते ही आर्बिट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर देती है और वह आर्बिट्रेशन का नोटिस जारी कर देती है। और कई कम पढ़े लिखे लोग या जो कानून की जानकारी नहीं रखते हैं वह आर्बिट्रेशन नोटिस का तो जवाब नहीं देते हैं और बाद में ईएमआई जमा कराते रहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यदि आपके विरुद्ध आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो गई, कोई लीगल प्रोसेस आपके खिलाफ हो गया, तो आपकी जिम्मेदारी कि सबसे पहले यदि आप भुगतान कर रहे हैं तो आप उस कार्रवाई को बंद कराएं। वैसे भी जब आपके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई शुरू हो गई है तो रिकवरी का अधिकार सुरक्षित नहीं रखती है कंपनियां। आर्बिट्रेशन में होता क्या है? आर्बिट्रेटर जब नियुक्त होता है तो आर्बिट्रेटर एक अवार्ड पास करता है जहां आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को ही अटैच किया जा सकता है। अब आप लोग ये कहोगे कि सर हमने तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह सिर्फ ये सुना है कि केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अटैच नहीं होती है, केवल मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होती है। तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आपने लोन लिया है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के मैटर में यदि आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की जा रही है तो ऐसी स्थिति में आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति को भी अटैच किया जा सकता है। अगर किसी के मन में यह धारणा है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड से इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति, मकान, प्लॉट अगर अटैच नहीं होते हैं तो ई कोर्ट पर जाकर हमारे कुछ केसेस है, जब हम एनबीएफसी के पैनल लॉयर थे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जहां हम जब पैनल लॉयर थे तब हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कराने के प्रोसेस किए थे। लेकिन यदि आपका लोन जो है वो यदि अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड लोन की कंडीशन में केवल और केवल आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। ये बात अलग है कि कंपनी इस मैटर में डीआरटी कोर्ट जाए। यदि आपका लोन 20 लाख से ऊपर का है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो स्थितियां अलग होती है। लेकिन आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, आज हमारा टॉपिक केवल आर्बिट्रेटर का है। सबसे पहले जब कंपनी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करना चाहती है तो सबसे पहले कंपनी आपको आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 62 का नोटिस देती है। धारा 62 का नोटिस जो होता है वह सुलह का होता है कि आप आइए, ऑनलाइन जुड़िए, आपका इतना पैसा बाकी है, आप इस पैसे के निस्तारण का क्या कर रहे हैं, आप इसका जवाब देना चाहें दे, नहीं देना चाहे नहीं दे, जुड़ना चाहते जुड़े, नहीं जुड़ना चाहते नहीं जुड़े। ये मामला बिल्कुल ही लोक अदालत की तरह का है। यानी आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 62 और लोक अदालत, यानी कि आपको नोटिस आया, आप जाओ तो भी ठीक है, नहीं जाओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद आपको जब आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 21 का नोटिस आता है कि हम आपके विरुद्ध आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया संस्थित कर रहे हैं, ये 4-5 नाम दे रखे हैं। इन 4-5 नाम में आप किसी एक आर्बिट्रेटर को चूज करो या फिर वो किसी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का आपको नाम दे देते हैं कि हम इस ट्रिब्यूनल को चूज करेंगे और आपको नोटिस दे दिया। साथियों, यहां पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कई कंपनियां बदमाशियां क्या करती है कि नोटिस 2 जून का तैयार करती है, आपको 8 जून को वो नोटिस मेल करेंगे, 12 जून को आपको हो सकता है रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, आपको पहुंचेगा 14-15 तारीख को और 17 तारीख को 7 दिन का जवाब देने को कहेंगे। ऐसी स्थिति में जब भी जवाब दे आप अपना ऑब्जेक्शन पूरी तरीके से तैयार रखें और ये नोट जरूर डालें कि आपके द्वारा नोटिस इस तारीख को टाइप किया गया था, यानी आपके नोटिस पे दिनांक 2 जून 2025 अंकित था, किंतु आपने इसको 12 जून 2025 को रजिस्टर्ड पोस्ट किया है, जो मुझे 16 जून 2025 को मिला। तो ऐसी स्थिति में 17 जून की डेट पर आप जवाब कैसे मांग रहे हैं? आपके दिया गया नोटिस कानूनी रूप से शून्य है। यदि आप पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं देते हैं तो आप कंपनी के पक्ष में कार्रवाई कर रहे हैं।
साथियों कुछ कुछ नोटिस तो ऐसे आते हैं कि जैसे मेल का खेल खेलते हैं, अधूरा नाम, अधूरा एड्रेस, आर्बिट्रेटर की कोई योग्यता नहीं, पते भी अंकित नहीं है, तो इन सारी चीजों का भी आप ऑब्जेक्शन अपने लेटर में लिख के आप मेल कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखें। साथियों धारा 21 के नोटिस पे यदि आप जवाब देते हैं तो फिर तो भी धारा 12 के अंतर्गत ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, हम धाराओं की बात ही नहीं करेंगे, ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके आपको सूचित कर देते हैं कि हमने इस व्यक्ति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, आपको रखेंगे सीसी में और आर्बिट्रेटर को लेटर जारी कर देंगे। वहां पर भी यदि आप ऑब्जेक्शन देते हैं तो उसके पश्चात भी आर्बिट्रेटर एक नोटिस जारी करके आपको आर्बिट्रेटर की हियरिंग के बारे में सूचना कर देता है। फर्स्ट हियरिंग, सेकेंड हियरिंग, लास्ट वार्निंग, एक्स पार्टी अवार्ड, इतने प्रकार के नोटिस आपको देते रहते। तो साथियों मेरा यह कहना होता है आर्बिट्रेशन के मैटर में आर्बिट्रेटर जब तक आपको नोटिस दे रहा है ना, तब तक आपको जवाब देना चाहिए। हम खुद कहते हैं कि हम 5 प्रकार के रिप्लाई, 5 नहीं, टोटली 7 प्रकार के रिप्लाई हम रिकमेंडेशन करते हैं पार्टियों को। यदि आपको लोन डिफॉल्ट के मैटर में यदि आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो 7 प्रकार के जवाब हम तैयार बताते हैं, जो धारा 21 का होता है, धारा 12 का होता है, आर्बिट्रेशन फर्स्ट हियरिंग, सेकेंड हियरिंग, थर्ड हियरिंग, लास्ट रिप्लाई, स्ट्रिक्ट रिप्लाई, और इसके अलावा यदि आर्बिट्रेटर अपने एड्रेस पर नहीं है तो इंटरिम अवार्ड पास कर दिया, तो अवार्ड पास कर दिया, तो एग्जीक्यूशन के लिए नोटिस भेज दिया, तो इतने सारे ड्राफ्ट जो है वह आपको तैयार करके रखने चाहिए और हर नोटिस का आपको जवाब देना है। साथियों वैसे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कई ईमानदार आर्बिट्रेटर है जो सीधे आपत्ति मिलते ही खुद सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि मेरी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, एलिगेशन लगाए गए और मैं अपने आर्बिट्रेशन पद से रिजाइन करता हूं, और ये लेटर आपने हमारे चैनल पर देखे होंगे। तो ऐसे ईमानदार आर्बिट्रेटर को हमारा सलाम होता है। लेकिन कुछ कुछ आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल तो ऐसे हैं कि एक पक्षीय रूप से आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते हैं। तो साथियों एक बात ध्यान रखना, कंपनियों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप जवाब दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आर्बिट्रेटर को इस चीज से कोई मतलब नहीं है आप जवाब दे रहे हो नहीं दे रहे हो। वो अपने फीस के लिए क्लेमेंट कंपनी के हित में और उनको लगातार कंपनियां काम देती रहे, वह आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर देते हैं। अगर वो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर देते हैं तो केवल और केवल आपके अकाउंट को होल्ड करा सकते हैं और आपके खाते में पैसा होगा तो एक बार वो अटक जाएगा। बाकी ऐसे अवार्ड को कभी भी एग्जीक्यूशन के लिए वो कोर्ट में लेकर कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वरीयस हाई कोर्ट और स्वयं आर्बिट्रेशन एक्ट भी ये बात कहता है कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया एक पक्षीय रूप से नहीं हो सकती है। यह मध्यस्थता है जिसमें दोनों की पक्षों की सहमति होनी अनिवार्य है। और इस पक्ष ने तमाम जवाब रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दिए हैं और मेल से भी दिए हैं। ऐसी स्थिति में उनके आर्बिट्रेशन अवार्ड को खारिज कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। साथियों मुझे ये कहने की कतई आवश्यकता नहीं है कि फर्जी आर्बिट्रेशन धड़ल्ले से हो रहे हैं। केवल और केवल एक मकसद होता है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके उस अवार्ड की कॉपी रिकवरी एजेंट के हाथ में दे दी जाती है और कह दिया जाता है कि भाई इससे डरा के तुम रिकवरी करो। अगर आपने पर्याप्त आधारों पे, कानूनी आधारों पे जवाब दिया है, अब कानूनी आधार कौन से हैं? आप लिखोगे साहब मेरे मेडिकल कंडीशन खराब थी, मेरी बीवी बीमार थी, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, माताजी गुजर गई, फाइनेंशियल कंडीशन है, मुझे समय चाहिए, कुछ समय बाद में सेटलमेंट कर लूंगा। तो ये आपके कानूनी आधार नहीं है, कोई वर्थ नहीं रखते हैं आपके ऐसे जवाब जो अगर आप ये जवाब देते हो। मैंने देखा है कई लोगों को, कई लोग तो आर्बिट्रेशन के जवाब भी एडवोकेट के माध्यम से एडवोकेट के लेटर हेड पर भिजवाते हैं, जबकि मैं खुला कहता हूं कि आर्बिट्रेशन में यदि आप एडवोकेट को अपीयर करते हो
तो आपको वकालतनामा साइन करके देना होता है, जहां परमिशन ग्रांट की जाती है कि आप अपीयर हो रहे हो, वकील साहब अपीयर हो रहे हैं आपकी तरफ से, तो वहां पे तो आपने सहमति दी है। आर्बिट्रेशन का जवाब आपके द्वारा जाना चाहिए, आपके द्वारा, ये चीज ध्यान रखिए। आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां हर जवाब बताया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर टाइप का रिप्लाई आपको बताया हुआ है। तो ध्यान रखना, ये जवाब नहीं होते जो मैंने बताया, कानूनी आधारों पर टोटली 12 पॉइंट्स के अंदर आप रिप्लाई दे सकते हो और वो जवाब आपको रखने होंगे। साथ में वरीयस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लेख करना होता है और कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, न लोन के डॉक्यूमेंट न जजमेंट के डॉक्यूमेंट। क्यों? जो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर रहा है उसको तो सारे जजमेंट वैसे ही मालूम होते हैं, तो उसके लिए आपको कोई जजमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। आर्बिट्रेशन में केवल एक बार जवाब देके आपको चुप नहीं बैठना है, आपको 3 से 4 बार 5 बार जवाब देना ही देना चाहिए। और आर्बिट्रेटर यदि अपना एड्रेस पूरा नहीं देता है ना, तो उसकी तो आप डायरेक्ट खिंचाई कर सकते हो जवाब के अंदर। साथियों, एक सवाल ये भी होता है कि सर क्या हमें आर्बिट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया में जुड़ना जरूरी है? तो यहां पर मैं आपको यह कहूंगा कि यदि आप आर्बिट्रेशन पे अपनी सहमति दे ही नहीं रहे हो, आप अपनी कंसर्न दे ही नहीं रहे हो, आपने आर्बिट्रेटर को दरकिनार कर दिया है, यदि आपने ऑब्जेक्शन भेज दिया है, तो आपको ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपने ऑनलाइन अपना जवाब जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज दिया है और मेल से भेज दिया है, तो जवाब देने के बाद भी अगर ये कोई आर्बिट्रेशन प्रक्रिया करते हैं तो वह आर्बिट्रेशन प्रक्रिया कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं होती है, ये ध्यान रखें। बस बात यही है कि फर्जी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके बैंक अकाउंट होल्ड करा सकते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने अकाउंट में बैलेंस रखना नहीं है। वैसे तो एक बात कहूंगा मैं, अकाउंट में बैलेंस होता तो फिर लोन डिफॉल्ट ही क्यों होता? मुद्दे की बात तो यही है। अब अगली बात ये आती है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड का एग्जीक्यूशन। अब मान लीजिए कि आपका आर्बिट्रेशन हो गया, अवार्ड पास हो गया, अगर आपने जवाब दिया है ना, तो वो कभी भी एग्जीक्यूशन कराने के लिए आपकी कोर्ट में आएंगे नहीं। लेकिन आपने कोई भी जवाब नहीं दिया है और यदि अवार्ड की कॉपी आपके जिला न्यायालय में पेश करके एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो कोर्ट के ऑर्डर से आपकी तमाम मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर सिक्योर्ड लोन है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन है, तो प्रॉपर्टी भी अटैच होगी। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन है तो ऐसी कंडीशन में ये मान के चले आप कि आपके घर का सारा सामान, जिसमें मोबाइल भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, दीवार घड़ी से लेकर तमाम वह चीज, आपके घर का सामान जो मौजूद है, सोफा, बेड, पलंग, अलमारी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो चीज आपके घर में मौजूद है वो अटैच की जा सकती है, उनको कुर्क किया जा सकता है, ये ध्यान रखें। तो आर्बिट्रेशन जो होता है ना साथियों, वह केवल सम्मान का विषय होता है कि आपके सम्मान को चोट पहुंचेगी और आप इस मामले में निस्तारण करोगे। लेकिन यदि आपने जवाब बराबर दिए हैं और हर जवाब की कॉपी आपके पास मौजूद है, डाक रसीद मौजूद है और डिलीवरी रिपोर्ट यदि आपके पास मौजूद है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी अवार्ड एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है और ऐसे अवार्ड खारिज होते हैं। और जिन्होंने जवाब दिया है ना, उनके अवार्ड को तो कभी भी लाया ही नहीं जाता है कोर्ट में। इसलिए साथियों, यदि आपके खिलाफ यदि अवार्ड का कोई आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आया है ना, तो आपको जवाब देना चाहिए। मैं तो बताऊंगा कि ऐसी ऐसी कंपनियां भी है जो ये कहती है कि हम आर्बिट्रेटर का काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कभी कभी वो एडवोकेट सेक्शन 25 का नोटिस भेजते हैं और अगले नोटिस में वही आर्बिट्रेटर बन जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है ना, तो इसकी तो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट होता है और आर्बिट्रेटर बिना आपकी सहमति से काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए भी आपको फीस पे करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें, लेकिन आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन कई लोग
अपनी मर्जी से दे देते हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। साथियों, आर्बिट्रेशन के नोटिस जितनी भी बार आए उतनी बार आपको जवाब देने की जरूरत है, और अगर आप लापरवाही करते हो, जवाब नहीं देते हो और एक्स पार्टी अवार्ड होता है तो वो एग्जीक्यूशन होगा, तो घर का सामान भी उठा लिया जा सकता है। हम कभी डराने वाली बात नहीं करते, लेकिन हम बचाव की बातें हमेशा करते हैं कि यदि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं तो आपको प्रायर नोटिस देना चाहिए। सेक्शन 25, 138 क्रिमिनल कंप्लेंट जितने भी नोटिस आते हैं जो मेनली लीगली नोटिस होते हैं, उनका जवाब आपको देना चाहिए। आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि कल कंपनी ब्याज पेनल्टी समेत आपसे राशि वसूल कर ले, क्योंकि गिल्टी तो आप है। तो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं तो आपको प्रायर नोटिस देना चाहिए, और यदि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है तो बिना देर किए आपको आर्बिट्रेशन पे अपना रिप्लाई देना चाहिए। और आर्बिट्रेशन रिप्लाई भी कभी भी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे, और चाहे प्रायर नोटिस सेक्शन 25, 138 कोई भी नोटिस भेजो, 8 दिन बाद आफ्टर 8 डेज आप इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग से डिलीवरी रिपोर्ट निकाल लीजिए। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इंडिया पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट कैसे निकाले। यदि आपके पास नोटिस की कॉपी है, जवाब की कॉपी है, डाक रसीद है, लेकिन अगर आपके पास डिलीवरी रिपोर्ट नहीं है ना, तो आपके जवाब की कोई वैल्यू नहीं है। तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथियों, यदि आप आर्बिट्रेटर पे कोई अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं आर्बिट्रेटर हूं, आंखें खोल के रख देगा आपका वो वीडियो, क्योंकि उसमें एक आर्बिट्रेटर की व्यथा, उसका दुख, उसका दर्द, उसकी तकलीफ हमने व्यक्त की है। लेकिन कुछ आर्बिट्रेटर तो ऐसे हैं जो रिटायर्ड जज है, कई सीनियर एडवोकेट्स है, लेकिन वो कानून पे और ताक पे रख के काम करते हैं। 17 जून की हियरिंग रखते हैं, 2 जून को नोटिस टाइप करते हैं, 12 जून को रजिस्टर्ड पोस्ट करते हैं। इसीलिए कहता हूं, यदि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई नोटिस आता है ना, तो उस नोटिस के ऊपर एक ट्रैकिंग नंबर होता है, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट हमने हमेशा निकाली है। डिलीवरी रिपोर्ट आपको हमेशा से निकालनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर कोशिश की जाती है कि आपके अधिकारों से भरपूर आपको वो ज्ञान दिया जाए कि आप यदि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से अगर लोन डिफॉल्ट के शिकार हो तो आपके साथ कोई गलत हरकत ना हो, कोई रिकवरी एरा गेरा रिकवरी नत्थु खेड़ा आकर आपसे खिलवाड़ न कर पाए, फर्जी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं हो, सेक्शन 25 की कार्रवाई नहीं हो, फर्जी। 7 जून को हमने एक महाअभियान चलाया था और 7 अगस्त को हम उस अभियान में पुनः आहुति देने वाले हैं। जिन तमाम साथियों ने 7 जून को मेल में हमें सहयोग दिया था, वह तमाम साथी याद रखें कि 30 दिन बाद हम सरकार से, हम प्रशासन से यह पूछने वाले हैं कि हमने 7 जून 2025 को जो 1000 मेल किए थे, उन मेल पर सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा, जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा क्या संज्ञान लिया गया, और संज्ञान लिया गया तो उसकी प्रगति क्या है, हम पूछेंगे। क्योंकि बात जब अधिकारों की होती है, न्याय की अवहेलना की होती है, तो हमारा सिर्फ एक ही कहना होता है कि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। पिछले 2-4 दिनों से कुछ स्वास्थ्य कारणों से आपको मेरे चेहरे पर थकान दिख रही होगी, आराम की जरूरत है, पर बोलना हम छोड़ेंगे नहीं जब तक अपने हर टॉपिक को हम कवर नहीं करेंगे। हमारे साथियों के साथ हो रहे न्यायिक अन्याय की जब तक हम
आवाज मुखर नहीं करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और आर्बिट्रेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आया है ना, तो लापरवाही मत करो, नहीं तो बैंक अकाउंट भी होल्ड होगा और घर का एक एक चीज आपकी सीज हो जाएगी। लापरवाही नहीं करें। और आर्बिट्रेशन फेल किया ना, 10 से 20% में सेटलमेंट होता है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।